हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एक बार अल्फा क्लास फिजिक्स में फिर से। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया, क्लास 11th। व्हाट इज मीन बाय द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जैसे नाम से पता चल रहा है जड़, कि कोई भी बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती, अपने आप को मोशन में नहीं ला सकती, अपने आप को रेस्ट पे नहीं ला सकती और अपने आप को अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। तो क्या कहेंगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इट्स डायरेक्शन। तो इन्हीं बेसिस पे इनर्शिया को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज मीन बाय द इनर्शिया ऑफ रेस्ट? It is the inability of the body, it is the inability of body to change itself, its state of rest without applying external force। तो जो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है कि ये किसी भी बॉडी की है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज द चेंज इन इटसेल्फ, अपने अंदर जो स्टेट ऑफ रेस्ट का अपोज करती है उसको चेंजमेंट करने में। तो जैसे हम एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस अचानक से चल पड़ती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम बस में बैठे हैं तो आप और बस दोनों किस पे हो? रेस्ट पे। बस अचानक से किस में आ जाती है? मोशन के अंदर। बस अचानक से मोशन में आ जाती है, आप किधर जाओगे? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि बस चल पड़ी और आप फिर भी किस पे थे? रेस्ट पे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि एक ग्लास ले और उसके ऊपर एक कागज रखें और इस पे एक कॉइन रख दें। यदि हम झटके से सडनली यदि कागज को खींचते हैं तो ये जो सिक्का था वो ग्लास में आके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको खींचा तो उस सिचुएशन में क्या हो गया कि पीस ऑफ पेपर तो किस में आ गया? मोशन में, बट जो कॉइन था वो आपका किस में था? रेस्ट पे। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल है, दरी है। आप दरी को बीट करते हो, स्टिक से बीट करते हो तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। जब हम स्टिक से उस मैट को बीट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है? मैट मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रहते हैं। इसी तरह से अगला जो है वो आपका आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, it is the inability of body to change itself, its motion। अपने मोशन को अपने आप चेंज नहीं करती है, ये कहें कि वो अपोज करती है, मोशन के चेंजमेंट का अपोज करती है। जैसे आप किस में हो? बस में बैठे हुए हो, बस चल रही है तो आप भी उसके साथ चल रहे हो। अचानक से सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो आप आगे जाके गिरते हो। तो उस सिचुएशन में क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। आप और बस दोनों मोशन में हो, बस सडनली किस में आ गई? रेस्ट पे। आप फिर भी किस में थे? मोशन के अंदर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी चलती हुई बस से उतरते हैं तो कुछ समय हमें रनिंग करनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस के मोशन की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है? तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। जैसे घुड़सवार के ऊपर है, घोड़े के ऊपर चल रहा है, घोड़ा अचानक से रुक जाता है, घुड़सवार आगे जाके गिरता है। ठीक है? अगला आता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, इट्स डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को चेंजमेंट करने में अपोज करती है। कैसे? जैसे आपने ग्राइंडर मशीन तो देखी होगी, चाकू को धार लगाने के लिए, उसको शार्प करने के लिए, तो जो शार्प करने के बाद चिंगारियां निकलती है वो किस डायरेक्शन में जाती है?
एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हैं, रस्सी से जब पत्थर बांध के हम घुमाएंगे और एकदम से उसको सडनली छोड़ते हैं तो किस डायरेक्शन में जाता है, जैसे इस तरह से घूम रहा है। इस पॉइंट पे यदि हम पत्थर को छोड़ते हैं तो पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा, ना कि किस डायरेक्शन में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। ये स्ट्रेट जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ते हैं तो ये डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है। इट अपोज एनी चेंज इन द डायरेक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इनर्शिया। आप पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करती है। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो अब हम उस फोर्स में, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसके मोमेंटम में चेंजमेंट आता है। तो सेकंड लॉ क्या कहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड। एम मास की कोई भी बॉडी है, ठीक है, v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर दी तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, mu। इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और इसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, और इसकी वेलोसिटी होगी v। तो मोमेंटम क्या हो गया, mv। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे पहले P1 मोमेंटम था, उसके बाद क्या हो गया मोमेंटम P2, यानी कि आपका आ गया P2 माइनस P1 अपॉन में T। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड, या अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K कांस्टेंट क्वांटिटी है, dp ओवर dt। P क्या है आपके पास, मोमेंटम, और P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K m, P की वैल्यू mv रखें तो dv ओवर dt, dv ओवर dt। एंड ये क्या आ गया आपके पास, m मास तो कांस्टेंट है, dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, dv बाई dt, ठीक है। तो इसमें k की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू m, और इसकी जगह पे क्या आ गया a। तो फोर्स क्या आ गया आपके पास, ma। ये किस में होता है, वेक्टर फॉर्म के अंदर। F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। और यदि 3 डायमेंशन मोशन के अंदर हमने इसको लिखना है, 3 डायमेंशन में लिखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में यदि इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखिए a एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, axi प्लस ayj प्लस az की। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, F इज इक्वल टू maxi प्लस mayj प्लसraz की। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो F इज इक्वल टू ma, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू fxi प्लस fyj प्लस fz। ये क्या आ गया आपके पास, न्यूटन्स सेकंड लाइन, वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा। अब फोर्स के बारे में, फोर्स जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, वैसे तो कल पिछले टॉपिक में हम फोर्स के बारे में कर चुके हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज द मोशन, बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए, और डायरेक्शन और स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, वो किस में आ जाती है, मोशन में। कोई भी बॉडी मोशन में, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो वो किस पे आ सकती है, रेस्ट पे। और कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इट इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन।
ये हम कल पढ़ चुके हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। और CGS में CGS यूनिट क्या होती है? डायन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका? 10⁵ डायन। डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डायमेंशन फॉर्मूला वी नो F इज इक्वल टू M में, तो M मास और A एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा? LT-2, M1 L1 T-2, ये क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है वो किलोग्राम फोर्स के अंदर KGF की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट 1 किलोग्राम वेट, या ये कहें कि 1 KGF किलोग्राम फोर्स। तो इसको हम किसमें? न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर देंगे? 9.8 से मल्टीप्लाई, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और डायन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 980 डायन, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके इलस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बाय, नमस्कार।